ओके। तो आज हम लोग एक आरसी बीम डिज़ाइन करेंगे बाय लिमिट स्टेट मेथड, जिसके लिए हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। एन आरसीसी बीम इज रिक्वायर्ड टू कैरी ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 25 किलोन्यूटन पर मीटर इंक्लूसिव ऑफ इट्स सेल्फ वेट। द इफेक्टिव स्पैन ऑफ द बीम इज 6 मीटर। डिज़ाइन द बीम by using M30 concrete and FE 415 स्टील। ओके। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला हुआ है कि हमें बीम डिज़ाइन करना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास डाटा पहले से क्या अवेलेबल है। हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अवेलेबल है, जो कि है 25 किलो न्यूटन पर मीटर, और इस लोड में सेल्फ वेट ऑफ बीम भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है। तो अगर सेल्फ वेट ऑफ बीम ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो हमें अलग से सेल्फ वेट ऑफ बीम कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, और इसी को हम टोटल लोड लेकर के अपना बीम डिज़ाइन करेंगे। ठीक। हमारे पास इफेक्टिव स्पैन दे रखा हुआ 6 मीटर। हमारे पास M30 कंक्रीट के लिए एफ की यानी कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अवेलेबल है 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और FE 415 स्टील के लिए यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील भी अवेलेबल है 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके। तो बेसिकली जब हम बीम डिज़ाइन करते हैं तो हमें दो चीज़ें पता करनी होती हैं। क्या? कि जो सेक्शन हम डिज़ाइन कर रहे हैं उस सेक्शन के लिए हमें डायमेंशन क्या प्रोवाइड कराना है, और हमें रीइंफोर्समेंट क्या देना है। ठीक है। और यही चीज़ें हम इस डिज़ाइन में भी पता करेंगे। क्लियर? तो डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि अगर आपके क्वेश्चन में कोई सपोर्टेड कंडीशन ना दे रखे। सपोर्टेड कंडीशन का मतलब क्या? कि सिंपली सपोर्टेड है, कि कैंटिलीवर है, कि कंटिन्यूअस है। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है तो आप वही प्रोवाइड कराओगे। अगर नहीं मेंशन है तो आप कोई भी सपोर्टेड कंडीशन आप कंसीडर कर सकते हैं। तो हम क्या मान के चल रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन में कोई भी सपोर्टेड कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो हम अपनी बीम को सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है। तो पहले स्टेप में अपने डिज़ाइनिंग के हम पहले स्टेप में कुछ डायमेंशन को हम कंसीडर करते हैं IS कोड की हेल्प से। ठीक है। और चेक करेंगे कि जो डायमेंशन हमने कंसीडर किया है क्या वो अंडर इनपुट सेक्शन के लिए लायबल है कि नहीं। ठीक है। तो इस स्टेप में हम कुछ डायमेंशन एज्यूम करेंगे, जैसे कि इफेक्टिव डेप्थ और विड्थ। ठीक है। अब ये डायमेंशन कैसे हम कंसीडर करेंगे, इसके लिए हम IS कोड की हेल्प लेते हैं। तो IS कोड में इसके लिए आपको पेज नंबर 37 पे जाना होगा और आर्टिकल 23.2 कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन को ध्यान से पढ़ना होगा। तो कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन में खासकर आर्टिकल 23.2.1 क्या लिखा हुआ है? द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट में जनरली बी एज्यूम टू बी सेटिस्फाइड प्रोवाइडेड दैट द स्पैन टू डेप्थ रेशियो आर नॉट ग्रेटर देन द वैल्यूज ऑब्टेन्ड एज बिलो। ठीक है। जिसमें दो क्राइटेरिया अवेलेबल है। पहला क्या कि जब आपका स्पैन 10 मीटर तक है, और दूसरा क्या जब आपका स्पैन 10 मीटर से एबव है। ठीक है। तो हमारा इफेक्टिव स्पैन था 6 मीटर, तो हमारे लिए ये क्राइटेरिया यूज़फुल है। अब इस क्राइटेरिया में क्या बोला हुआ है कि जो स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो है वो कितना है, अलग अलग सपोर्टेड कंडीशन के लिए अलग अलग है। कैंटिलीवर के लिए 7 है, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 है, कंटिन्यूअस के लिए 26 है। क्या? स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। ठीक है। तो हम अपने बीम को सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करके चलना है, तो सिंपली सपोर्टेड के लिए स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो मैक्सिमम 20 होता है। तो हम 20 को एक्सीड नहीं कर सकते, 20 से बिलो रह सकते हैं, 20 से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमने सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर किया है और हमने स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो कुछ कंसीडर किया हुआ है। तो जैसा कि हम लोगों ने IS कोड में देखा था, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है इस रेशियो की वो होती है 20। हम 20 से बिलो रख सकते हैं, 20 से एबव नहीं जा सकते। तो बिलो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। तो हमने 12 लेके चला हुआ है इस रेशियो को। ठीक है। अब इस रेशियो की हेल्प से हम लोग इफेक्टिव डेप्थ वैल्यू अडॉप्ट कर लेते हैं, जो कि क्या है इस तरीके से आएगा। हमारे पास स्पैन अवेलेबल है 6000 यानी कि 6 मीटर है। MM हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 500 mm। ठीक है। और हम विड्थ को भी कंसीडर कर लेते हैं। जनरली जो हम विड्थ लेते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए वो ऑलमोस्ट 1/2 टू 1/3 कंसीडर किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने इस बीम की डिज़ाइनिंग में जो विड्थ हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इफेक्टिव डेप्थ का हाफ लेकर के चल रहे हैं। ठीक है। तो अगर इफेक्टिव डेप्थ का हाफ हम प्रोवाइड कराते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो विड्थ आ रहा है वो आ रहा है 250 mm आ रहा है। क्लियर हो गया? तो पहले स्टेप में हमने इफेक्टिव डेप्थ कंसीडर कर लिया कि हम 500 mm प्रोवाइड करेंगे,
और हमने विड्थ कंसीडर कर लिया जो कि 250 mm है, ठीक है। अब हमें इसी डायमेंशन को आगे चेक करना है, क्या ये डायमेंशन अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए सूटेबल है कि नहीं है। अगर सूटेबल है तो ये डायमेंशन को आगे हम कैरी ऑन करेंगे, अगर नहीं सूटेबल है तो हम अनदर ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। तो होपफुली पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे स्टेप में क्या है दूसरे स्टेप में हमें डिज़ाइन लोड और डिज़ाइन मोमेंट का पता लगाना है, ठीक है। डिज़ाइन लोड बोल सकते हैं, जैसे टर्म होता है डिज़ाइन, किसी किसी लोड के आगे डिज़ाइन टर्म होता है, फैक्टर्ड टर्म होता है, अल्टीमेट टर्म होता है। तो ये तीनों टर्म में एक ही चीज़ को इंडिकेट करती है, क्या कि उस पर्टिकुलर वैल्यू में फैक्टर ऑफ सेफ्टी इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। तभी उस वैल्यू के आगे, टर्म के आगे ये डिनोट होता है, डिज़ाइन, अल्टीमेट या फैक्टर। तो हमें डिज़ाइन लोड और डिज़ाइन मोमेंट पता करना है अपने सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। जिस जो डिज़ाइन लोड में हमारे पास लोड ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि है 25 किलोन्यूटन पर मीटर, और इसी में सेल्फ वेट भी इंक्लूडेड है, तो हमें सेल्फ वेट अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस लोड के लिए डिज़ाइन लोड क्या आएगा, तो हम अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कि 1.5 है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 37.5 किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 कैसा है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो डिज़ाइन लोड तो आ गया, अब हम डिज़ाइन मोमेंट पता कर लेते हैं अपने सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। तो आप सभी को पता है क्या मैक्सिमम मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, WL²/8 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे इसको वैल्यूज़ रखी हैं। हमारे पास डिज़ाइन लोड आया है 37.5, स्पैन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 6² एंड डिवाइडेड बाई 8। तो हमारे पास जो डिज़ाइन मोमेंट निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 168.75 किलोन्यूटन मीटर, ओके। तो हम लोगों ने पहला और दूसरा स्टेप कर लिया है। अब तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, क्या कि हम ये चेक करेंगे कि जो हमने डेप्थ एज्यूम किया हुआ था, इफेक्टिव डेप्थ, क्या वो अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हम पहले से मिनिमम डेप्थ का पता लगाएंगे। मिनिमम डेप्थ का मतलब क्या कि एक बैलेंस सेक्शन के लिए कितना डेप्थ अवेलेबल है, ठीक है। फिर उस डेप्थ से हम अपने डेप्थ को, जो वैल्यू हमने कंसीडर किया हुआ था पहले स्टेप में, उसे कंपेयर कराएंगे और चेक करेंगे कि क्या वो अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए है या नहीं है, ठीक है। तो इस स्टेप में हम लोग चेक करेंगे, चेक फॉर मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड, ठीक है। वो कैसे चेक करेंगे, तो हमारे पास बैलेंस सेक्शन के लिए जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अवेलेबल है आपके IS कोड में, जो कि आपको मिल जाएगा पेज नंबर 96 आर्टिकल G 1.1 में। तो बैलेंस सेक्शन के लिए जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, 0.36 XU max अपॉन डी, 1 - 0.42 XU max अपॉन डी, FCK B D। डी को हमने डी रिक्वायर्ड से डिजिग्नेट कर दिया है, डी का स्क्वायर। तो हमें यहीं से यही वैल्यू पता करनी है, डी रिक्वायर्ड। हमने सारी वैल्यू पुटअप की, XU max अपॉन डी, ये रेशियो जो है वो अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए अलग अलग गिवन है। तो हमारे पास जो स्टील का ग्रेड अवेलेबल है वो है Fe415, और Fe415 के लिए जो IS कोड में इस रेशियो की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.48, ठीक है, जो आप अपने IS कोड के पेज नंबर 70 से पता कर सकते हो, ठीक। तो हमने वो वैल्यू रखी 0.48 और हमने इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास मिनिमम डेप्थ आ रही है वो आ रही है 403.84 mm, ठीक है, जो कि एक बैलेंस सेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब ये जो डी रिक्वायर्ड हमने कैलकुलेट किया है, इस डेप्थ को हम तभी प्रोवाइड करा सकते हैं जब हम बैलेंस सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। हमें अंडर इन्फोर्स सेक्शन डिज़ाइन करना होता है, तो अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए जो हम डी प्रोवाइड कराएंगे वो डी रिक्वायर्ड से ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। और जो हम लोगों ने पहले स्टेप में जो डी अडॉप्ट किया था वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के थ्रू, वो 500 mm कंसीडर किया था। तो जो डी हमने अडॉप्ट किया वो सुटेबल है अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए, ठीक है। तो हम अपने डी को प्रोवाइड करते हैं और बी भी हमारे लिए सुटेबल है, तो हम बी को भी वही रहने देते हैं। तो ओवरऑल क्या रिजल्ट निकल के आता है कि जो हमने अडॉप्ट वैल्यू किया था पहले स्टेप में, वो एक अंडर इन्फोर्स सेक्शन डिज़ाइन करने के लिए सुटेबल है। तो हम डेप्थ और विड्थ जो है हम वही सेम रहने देते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइड हो गया और विड्थ भी हमने प्रोवाइड कर दिया, तो इसकी मदद से हम ओवरऑल डेप्थ भी निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, वो होता है टॉप कंप्रेशन फाइबर से लेकर के
सेंटर ऑफ बार तक की डिस्टेंस होती है। क्लियर? तो इसके बाद हमें ओवरऑल डेप्थ भी कैलकुलेट करना होता है। तो ओवरऑल डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है वो है क्या, इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। ठीक है। अब ये इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, इफेक्टिव कवर क्या होता है, क्लियर कवर क्या होता है, इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ओवरऑल डेप्थ के लिए फॉर्मूला क्या है, वो है इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ हमने कैलकुलेट कर लिया है 500 mm। इफेक्टिव कवर क्या होता है, इट इज़ द एडिशन ऑफ नॉमिनल कवर प्लस डायमीटर ऑफ बार डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो ओवरऑल डेप्थ निकालने के लिए हमें एक डायमीटर कंसीडर करना पड़ेगा जो हम रीइंफोर्समेंट के लिए प्रोवाइड कराते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हम 20 mm डायमीटर ऑफ स्टील बार प्रोवाइड कराएंगे रीइंफोर्समेंट के लिए, और जो नॉमिनल कवर हम देंगे एज़ पर IS कोड हम 30 कंसीडर कर सकते हैं। अब ये नॉमिनल कवर की जो वैल्यू है वो आपको IS कोड की पेज नंबर 47 टेबल नंबर 16 से मिल जाएगा, जो अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के लिए अलग अलग दिया हुआ है। तो हमने अपना एक्सपोजर कंडीशन मॉडरेट कंसीडर किया जिसके लिए नॉमिनल कवर 30 होती है। तो 30 हम नॉमिनल कवर कंसीडर करते हैं और डायमीटर हमने ऑलरेडी 20 mm प्रोवाइड करके रखा हुआ है। तो इसके भी यहाँ पे जो हमारे पास ओवरऑल डेप्थ निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 540 mm। ठीक है। तो ये स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। हमने इस स्टेप में क्या किया, डायमेंशन क्या हमें प्रोवाइड कराना है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम ये देखते हैं कितना हमें रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। ठीक है। तो हम लोग अंडर इनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं, और अंडर इनफोर्स सेक्शन के लिए जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो आपको पेज नंबर 96 से सेम वही आर्टिकल G1.1 से आपको मिल जाएगा, जो कि क्या है हमारे पास 0.87 मल्टीप्लाइड बाई इल्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाई इफेक्टिव डेप्थ 1 माइनस इल्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एरिया ऑफ स्टील अपॉन विड्थ इफेक्टिव डेप्थ एंड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है। तो इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की हेल्प से हम एरिया ऑफ स्टील पता कर लेते हैं अपने अंडर इनफोर्स सेक्शन के लिए। हमने सारी वैल्यू पुटअप कर दी। आप कैलकुलेटर की हेल्प से एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि हमारे पास कितना आ रहा है 1057.8 mm²। ठीक है। अब IS कोड के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एरिया ऑफ स्टील आएगा उसको हमें चेक करना पड़ता है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्या वो उसको फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं है, क्या वो वैल्यू मिनिमम से एबव है कि। तो जैसा कि मैंने बताया क्या कि जो एरिया ऑफ स्टील हम कैलकुलेट करते हैं उसे हम मिनिमम रिक्वायरमेंट से सेटिस्फाई कराना पड़ता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट से एबव है कि नहीं है, उसके इक्वल टू या एबव होना चाहिए, अदरवाइज़ हम मिनिमम को ही प्रोवाइड कराएंगे अगर उसके बिलो देन हुआ तो। ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम IS कोड का पेज नंबर 47 ओपन करेंगे, पेज नंबर 46 जो कि है आर्टिकल नंबर 26.5 रिक्वायरमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके पास रहा रिक्वायरमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर बीम के लिए टेंशन रीइंफोर्समेंट मिनिमम रीइंफोर्समेंट क्राइटेरिया क्या है, ये फार्मूला दिया हुआ है, और इस फार्मूले की हेल्प से आप एरिया ऑफ स्टील यानी कि मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस फार्मूले का यूज़ करके हमने मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर लिया। सारे डाटा आपको ऑलरेडी नोन है, विड्थ इफेक्टिव डेप्थ और इल्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। तो कैलकुलेट करने के बाद जो मिनिमम वैल्यू निकल करके आ रही है वो आ रही है 256.02 mm², और जो हमारा एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील आ रहा है वो मिनिमम से ग्रेटर देन है। तो हमारा जो एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील है वो सफिशियंट है, वो ओके है, अब इसको हम प्रोवाइड करा सकते हैं। अब जब हमें पता चल गया कि हमें कितना रीइंफोर्समेंट देना है, तो अब हम पता करते हैं कि जो एरिया हमने कैलकुलेट किया है उस एरिया को फुलफ़िल करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ़ स्टील बार की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है कि आप एरिया ऑफ स्टील जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको एक बार के एरिया से डिवाइड करना है। ठीक है। तो हम 20 mm डायमीटर बार वैसे ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने जब ओवरऑल डेप्थ कैलकुलेट किया था तो वहाँ कंसीडर किया था। तो हमारे पास जो प्रोवाइड करने वाला एरिया ऑफ स्टील है वो है 1057.8, और एक बार का एरिया कितना है, एक 20 mm बार का एरिया कितना है वो है पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, दैट इज़
डायमीटर जो हम लोगों ने 20 mm माना हुआ है, 20 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो नंबर अब बाहर निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 3.36। तो जनरली हम नंबर्स में वैल्यू निकालते हैं, पॉइंट की वैल्यू कंसीडर नहीं करते हैं। तो जब इस तरीके से वैल्यू आती है तो हम नेक्स्ट बड़ी वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो अगर 3.36 आ रहा है तो हम ओवरऑल 4 बार कंसीडर करके चलेंगे। अगर 2.36 आए तो हम 3 बार लेंगे, 4.436 आए तो हम 5 बार ले करके चलेंगे। ठीक, तो इसी तरीके से हम नंबर ऑफ बार कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जा कर के हमारा बीम की डिज़ाइनिंग जो है लिमिट स्टेट मेथड से सॉल्व होता है। एट द लास्ट हम क्रॉस सेक्शन को डिज़ाइन कर लेते हैं, जो सेक्शन हमने डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे कि दिख रहा है हम लोगों ने 4 बार टेंशन में प्रोवाइड किया हुआ 20 mm डायमीटर का, विड्थ हमने 250 mm और प्रोवाइड किया है। हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ है जो कि टॉप कंप्रेशन फाइबर से बार के सेंटर तक की डिस्टेंस होती है, और ओवरऑल डेप्थ हमने निकाल लिया था 540 mm। ओके।